नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर गुज़िश्ता 24 घंटे को देखें तो पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है, जो अंदरूनी सियासत है, उसका तो बहुत हद तक ताल्लुक रहा है पॉलिटिक्स ऑफ नॉन इशू से, जहां एक धड़ा दूसरे धड़े के खिलाफ स्टेटमेंट्स और बयानात देता नजर आ रहा है। लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर और इस खित्ते के हवाले से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है। एक डेवलपमेंट वो है जहां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी कहा जाता है, वहाँ के जो नए नौ मुंतखब वजीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अब ये फैसला किया जो इंतहा पसंद किस्म के, आप ये कह लें कि हिंदू तालिबान हैं, हिंदू मौलाना हैं वो एक तरह के, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 27 मार्च को अयोध्या जाएंगे, जहाँ एक बार फिर राम जन्मभूमि, जहाँ बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वहाँ राम जन्मभूमि के मसले को वो सियासी तौर पर उठाना चाहते हैं। और ये उस वक्त हो रहा है जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, ये अपील कर चुकी है कि इस मसले को डायलॉग के जरिए ख़त्म किया जाए। लेकिन कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको मैंने कहा हिंदू तालिबान है, ये इसको एक बार फिर एक सियासी रुख और एक सियासी शक्ल देना चाह रहे हैं। इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है 2014 से, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल एक जंग की सूरत हाल है। कश्मीर की सूरत हाल हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल हो, पानी का इशू हो, या फिर अफगानिस्तान में बैठे अल अहरार और TTP के प्रॉक्सी ग्रुप्स हों जिन्हें हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज फाइनेंस करती हैं, सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देती हैं। लगता यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग की सी कैफियत है। तो अब जबकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक नया इशू खड़ा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि टेंशंस में मजीद जो है साउथ एशिया में इजाफा होगा। लेकिन गालिबन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि आज बांग्लादेश में हसीना शेख की हुकूमत ने यह फैसला किया है और आज मनाया गया कि 25 मार्च को जीनोसाइड डे की हैसियत से बांग्लादेश में मनाया जा रहा है। जिसका बैकग्राउंड ये है कि बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की अफवाज ने, जो कि गासिब, जो कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस थी, वो कहते हैं कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस थी, हालांकि एक मुल्क था, उन्होंने जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया उसमें सिर्फ ढाका शहर में हज़ारों लोगों को मारा गया और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों की तादाद में तलबा और जो दानिश्वर हैं उन्हें चुन चुन के मारा गया। ये बात हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत का ये दावा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएंगे और 25 मार्च को एक इंटरनेशनल जीनोसाइड दिन जो है वो इसके लिए स्टेटस हासिल करेंगे। ये बात नहीं हो पाएगी। बांग्लादेश की हुकूमत को अच्छी तरह इसका पता है, शेख हसीना को भी अच्छी तरह से इसका पता है कि ये बात नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि उनकी हुकूमत ने जो इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल कायम किया था, जिसके तहत 6 लोगों को कम अज़ कम फांसी दी गई है और दर्जनों और लोगों को लाइन अप किया गया है फांसी देने के लिए, उस पर बैनुल अक़वामी जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ह्यूमन राइट वॉच है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसमें इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट हैं, उन्होंने इस कमीशन को, बांग्लादेश के शेख हसीना की हुकूमत के बनाए कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। स्क्रीन पे डिटेल से आप शासुखियाँ देख सकते हैं कि किन अल्फाज में ये बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस कमीशन को तनकीद का निशाना बनाती रही हैं और समझती हैं कि ये कोई इंटरनेशनल कमीशन नहीं है और ये एक नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी तरह दुनिया के बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसके बड़े बड़े अखबारात ने और जरीदों ने, जिसमें इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन है, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जिसमें अल जज़ीरा है, जिसमें डूशे वेले है और बहुत से अखबारात हैं, उन्होंने बड़ा खुल के इसके बारे में लिखा है। ख़ास करके इकोनॉमिस्ट ने, जिसने अपनी डिटेल रिपोर्ट्स में, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में ये साबित किया कि बांग्लादेश में जो वॉर ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उस वॉर ट्रिब्यूनल्स को हसीना शेख की हुकूमत बिलवास्ता तौर पर जज साहिबान को बाहर से कंट्रोल करती है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसके नतीजे में इस ट्रिब्यूनल के एक चेयरमैन को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, उन्हें इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया था। तो फिर जो ये सारा कुछ है, जो मैं पूरे अखबारात की आपको मैं सारी हेडलाइंस दिखा रहा हूँ, तो जाहिर है कि शेख हसीना की हुकूमत को अच्छी तरह से पता है कि ये नहीं हो पाएगा। 25 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा से कभी भी जीनोसाइड डे का स्टेटस नहीं मिल पाएगा। तो फिर वो क्यों कर रही हैं? उसकी वजह यह है कि शेख हसीना जो है वो अच्छी तरह समझती हैं कि इस नैरेटिव को चलाकर बांग्लादेश की सियासत पे उनको बहुत गहरी गिरफ्त हासिल होती है। और चूँकि हिंदुस्तान चाहता है कि इस नैरेटिव को ज़िंदा रखा जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनमें नफ़रत के जज्बात को भड़का के रखा जाए, तो इसलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और हमें ये पता चला है कि अगले चंद ही दिनों में शेख हसीना हिंदुस्तान के दौरे पर भी जाने वाली हैं। इसके अलावा एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किस तरह से इस नैरेटिव के ज़रिए उन्होंने
अपनी जो मेन हरीफ, अपनी मुखालिफ थी खालिदा ज़िया, उनको उन्होंने पसपाई पे मजबूर कर दिया है, बिकॉज उनका बहुत हद तक दारोमदार जमात इस्लामी की सपोर्ट पे हुआ करता था और जमात इस्लामी की सियासत को शेख हसीना ने क्रिमिनलाइज कर दिया है इस नैरेटिव के ज़रिए, जैसे आज फिर उन्होंने 25 मार्च की जीनोसाइड डे की हैसियत से एक बार फिर उन्होंने जिंदा करने की कोशिश की है। नाज़रीन, 1971 की सिविल वॉर में फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, और पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए और हिंदुस्तान के लिए, जो तीनों साइड थी, तीनों जो तरफैन थे, तीनों के लिए बहुत ही बाइस शर्म है जिस तरह से वहाँ पर किलिंग्स हुई, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, सैकड़ों की तादाद में तशद्दुद के वाक़यात हुए, और जिस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई वो पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लिए, जिसका बड़ा डेफिनेट उसमें रोल था, ये बड़ा शर्मनाक है। ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि एक इंटरनेशनल ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन हो जो तमाम हकाइक को देखे और हकाइक को लाए, उनको खुरेदे, खुरचे उनको, और उनको लेकर आए पाकिस्तान के अवाम के सामने, बांग्लादेश के अवाम के सामने और हिंदुस्तान के अवाम के सामने, ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके। बात महज सज़ा की नहीं है, तारीख़ को सामने लाने की ज़रूरत है ताकि सब लोग शर्मसार हो सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक साइड उसके लिए ज़िम्मेदार थी। जिस तरह से शेख हसीना की हुकूमत जो है उसने तारीख को मसख किया है, हकायक को उन्होंने बदला है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अभी 25 मार्च ही को ले लीजिए जिस पे जीनोसाइड डे मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सैकड़ों तुलबा को और प्रोफेसर्स को और एकेडमिक्स को बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर गन डाउन कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने। आज से चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक और कोलंबिया यूनिवर्सिटी एलुमनाई क्लब ने मिलकर एक सेमिनार किया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में मौजूद थे। वहाँ उस वक्त के जो पाकिस्तान आर्मी के फोर्स कमांडर थे, अब ब्रिगेडियर ताज जो अब 90 बरस से ज़्यादा के हैं और उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने अपने आप को सबके सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी के आखिरी कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ, मुझे किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, मैं मुझसे पूछें। और जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब 25 मार्च। We gave the orders to our troops that you will not fire until fired upon. But if you are fired upon, then act like army does. Now we were fired upon from Iqbal Hall, from Jagannath Hall, and we reacted. And we fired back, and 12 persons, including a woman, was killed in Dhaka University. That is in Iqbal Hall. In Jagannath Hall, which had more people, there were about 30 people who died. They were killed. नाज़रीन, ब्रिगेडियर ताज तो बहरहाल एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है और उसको कोई भी उनकी बातों को डिस्काउंट कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि ढाका यूनिवर्सिटी में जो कत्मे लगे हैं, मरने वालों के जिन पे नाम लिखे हैं, वो भी 40-45 से ज़्यादा नहीं है। और डॉक्टर शर्मिला बोस ने अपनी किताब डेड रेकनिंग में बड़ी तफसील से, बड़ी वजाहत उन्होंने की है कि जो नाम लिखे हैं उन लोगों के नहीं हैं जो 25 मार्च को यहाँ पर मारे गए, बल्कि ये तो उन स्टूडेंट्स के और एकेडमिक्स के नाम हैं जो बांग्लादेश में, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में कहीं पर भी पूरे साल में तशद्दुद का निशाना बने और हलाक हुए। मगर इस तमाम डिस्टॉर्शन के बावजूद ज़रूरत इसकी थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बांग्लादेश की हुकूमत को इस मौके पे एंगेज करती, जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 और 2013 के दरमियान में कभी छोड़ा नहीं हाथ से इस चीज़ को। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिरा रवानी खर साहिबा स्पेशल तौर पे गई थी हसीना शेख को पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने के लिए। ऐसे इनिशिएटिव से वो आई नहीं, ऐसे इनिशिएटिव से फिर भी नफरतों को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा जो हैं, वो तो सोशल मीडिया और फेसबुक के खिलाफ जहाद करने में लगे हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, यानी बांग्लादेश में जेनोसाइड डे हो रहा है, इसकी तो ज़ाहिर है तवज्जो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में है ही नहीं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि हिंदुस्तान में इंतहा पसंद सियासत कहां को पहुंची है। आफ्टर द ब्रेक। कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे
देंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, ये भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश यूपी के नवमुंतखब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुसलमानों के और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका कम से कम आधा हिस्सा उन्होंने मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों में गुजारा है। जो मसला हमारे सामने दरपेश है इस वक्त साउथ एशिया के अंदर, वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी 1990 की दिहाई में भारत के सियासी मंजराम पे नुमदार हुई, तो उस वक्त हमें इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने ये समझाया, उन्होंने ये कहा और दुनिया को उन्होंने कहा कि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जब ताकत ही में आ गए, बाबरी मस्जिद की कैंपेन उन्होंने रन की थी, तो हमें कहा गया कि नहीं, अब ये पैसिफिस्ट हो चुके हैं, ये अब जो है एक डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। फिर नरेंद्र मोदी, जिन पे इल्ज़ाम लगा कि गुजरात में मुसलमानों के जो प्रोग्राम्स थे, मुस्लिम कुछ फसादात में उनका हाथ था, मुसलमानों को जहां जला जला के मारा गया, उस वक्त ये था कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो एक इकोनॉमिक एजेंडे पे इलेक्ट होकर आए हैं और भारत की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 3 बरस में 2014 के जून से अब तक मुसलसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग की सी सूरत हाल है। कहीं पानी का तनाज़ा, कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल की टेंशन, कहीं अफगानिस्तान में बैठे हुए प्रॉक्सी ग्रुप्स जिन पे इल्ज़ाम है कि अजीत डोवाल जो हैं वो उनके लिए एक फाइनेंसिंग या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है योगी आदित्यनाथ जो आए हैं, वो बिल्कुल एक हिंदू तालिबान या एक हिंदू मौलाना, एक मौलवी की शक्ल में नजर आ रहे हैं, जिनकी इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स हैं, जिसका मैं टुकड़ा भी आपको एक सुनाऊंगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासत जो है, हिंदुस्तान की जो सियासत है, राइट विंग सियासत है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है। इस पर बात करने के लिए प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट इंडिया से संजय कुमार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। संजय कुमार, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। संजय साहब, मेरी आपने तमहीद तो सुन ली है। ये इंडियन पॉलिटिक्स जो है, अगर इस पे हम फोकस करें, योगी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी जो इमरजेंस है और इतनी सख्त इन्होंने जुबान इस्तेमाल की अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर मुसलमानों के हवाले से, और आखिर मुसलमान हिंदुस्तान के 15-20% आबादी हैं, मतलब 1-2% भी नहीं है। ये कैसे, ये क्या चीज़ है? ये योगी आदित्यनाथ को आप अकेले रखकर नहीं दे सकते। ये आपको हिंदुस्तान की सियासत के साथ, अभी जो वर्तमान में सियासत चल रही है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ एक नरेंद्र मोदी के ही रिफ्लेक्शन है। अगर हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर लिया, जिनके हाथ में एक कहा जाता है, बहुत लोग विश्वास करते हैं, जिन्होंने गुजरात में 2002 में इतने बड़े दंगों को अंजाम दिया, जहां पे हजारों मुसलमानों की जान गई, वहां पे वो उस इल्जाम से वो बरी होकर देश के प्रधानमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ उनके सामने तो छोटे हैं, लेकिन उन्हीं के बराबर में है, और जिस अंदाज से बोलते हैं, जो उनका तेज है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी शैली है, जो इनकी राजनीति है, वो नरेंद्र मोदी की ही राजनीति का एक रिफ्लेक्शन है, उन्हीं की राजनीति की एक एक्सटेंशन है। नरेंद्र मोदी अभी तक 2014 से वो जो एक मुखौटा पहने हुए थे कि हमेशा विकास की बात करते थे, और जो उनके राजनीतिक दल के लोग थे और जो उनके समर्थक थे, वो दूसरे जो डिविसिव इश्यू को लेकर चलते थे। नरेंद्र मोदी इस मामले में शांत रहते थे, उस मामले में कुछ नहीं बोलते थे, वो केवल विकास की बात करते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाकर उन्होंने ये मुखौटा को हटा दिया। वो एक तरह से मान रहे हैं कि उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो एक केवल वोट गेन करने के लिए था, लोगों को अपने तरफ खींचने का था। मेन एजेंडा उनका है। अच्छा, लेकिन संजय, मेरे जहन में एक बहुत मुश्किल और गंभीर सवालात उठ रहे हैं। मैं एक वीडियो क्लिप जो है वो दिखाता हूं, जो योगी आदित्यनाथ की इलेक्शन कैंपेन के दौरान का है, जिसमें वो पंडाल के ऊपर बैठे हैं और उनका एक साथी, उनका एक कोलीग, उनकी जमात का एक शख्स जो है वो तकरीर कर रहा है मुसलमान औरतों के हवाले से, जिसका सारा टुकड़ा शायद मैं नहीं सुनाऊं, लेकिन मैं दिखाता हूं और फिर मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे एड्रेस करना चाहता हूं।
ये जो वीडियो क्लिप है नाज़रीन, इसमें वो कह रहे हैं ये शख्स, और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं पंडाल के ऊपर, खवातीन भी बैठी हैं पंडाल के ऊपर, और वहाँ पर उनका एक साथी तकरीर करते हुए ये कह रहा है, संजय कुमार साहब, वो कह रहा है कि जी मुसलमान औरतों को और बहनों भाई उनको कब्रों से निकालो, और कब्रों से निकाल के उनकी बेहरमती करो, ये रेप उनको करो, ये उसके अल्फाज हैं। मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी हिंदुस्तान की लिबरल सोसाइटी है, इस किस्म के अल्फाज के बाद, और वहां पे कुछ नहीं होता, खवातीन भी बैठी हैं, उस पर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ पॉलिटिकली? ये पॉलिटिकली बैन क्यों नहीं हो गए उसके बाद? ये नहीं मुझे समझ आ रहा। अभी मॉडर्न इंडिया का ये ट्रेजेडी है कि हमारे ऐसे लोग अब हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारे स्टेट को, इतने बड़े स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्लैप है, एक चमाटा है वो हिंदुस्तान के उन लोगों पे जिन्होंने इनको इलेक्ट करके भेजा, जिन्होंने मोदी पे ट्रस्ट किया। अब हमें ऐसी राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं जहां पे वो केवल नफरत फैलाएंगे। ये नफरत की राजनीति का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। ये योगी आदित्यनाथ का आना यही सिंबलाइज करता था। हमें लग रहा था कि मोदी के आने के बाद थोड़ा वो मॉडर्न पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जो नफरत पे बेस्ड है, जो समाज को तोड़ने की बात करता है। और योगी आदित्यनाथ को लाकर मोदी ने अपने सही एजेंडे को लोगों के सामने रख दिया, और ये दिखाना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना पड़ेगा, आप हमको हमारे अंदर रहना पड़ेगा, आप हमारे इक्वल नहीं है, ये दिखाता है। अभी हमने आज ही देखा टाइम्स ऑफ इंडिया की और भारतीय अखबारात की बड़ी सुर्खी लगी है कि योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को अयोध्या जा रहे हैं, जहां पे पुरोहित के साथ, सेयर्स के साथ मुलाकात करेंगे। ये क्या एजेंडा है कि चीफ मिनिस्टर बनते ये अयोध्या जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुस्तान ने कि इसको डायलॉग से हल करें, बाबरी मस्जिद और अयोध्या के मसले। ये वहां क्या करने जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहां पे है? वो तो समाज को तोड़ने के लिए, वो तो समाज में एक जो डिविसिव एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाने के लिए, वो हिंदू कंसोलिडेशन के तरफ की बात करते हैं और हिंदू कंसोलिडेशन की राजनीति करते हैं। और ये अयोध्या में जाकर वो उसी कंसोलिडेशन के तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि 2019 जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होना है, तब तक आप यूपी जो 80 पार्लियामेंटेरियंस लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भेजता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीट्स इस पोलराइजेशन के थ्रू कैप्चर किया जाए। उनका मेन एजेंडा यही है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कोई नई चीज और कोई उत्तर प्रदेश को इंग्लैंड और यूरोप बनाने के लिए नहीं भेजा गया। योगी आदित्यनाथ की राजनीति इंडिया में भी समझते हैं, उनके समर्थक भी समझते हैं, उनके अपोनेंट्स भी समझते हैं वो किस ढंग की राजनीति करते हैं। उनसे यही उम्मीद है और वो इसी पे। अच्छा, लेकिन संजय, ये देखिए कि आखिर ये जो शिफ्ट आ रही है भारत की पॉलिटिक्स में, हमें याद है कि आज से 15-16 बरस पहले इसराइल की पॉलिटिक्स में जब एरियल शैरोन खुद भी राइट विंग थे, लेकिन नेतन्याहू जो थे उन्होंने मजीद राइट विंग एजेंडा ले लिया, टेम्पल माउंट में चले गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने एरियल शैरोन की हुकूमत को गिरा दिया और वो उनके से भी आगे राइट विंग होके इमर्ज हो गए। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को भी पुश भी करेंगे राइट पे, और कहीं नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को ही चैलेंज न कर दे? वो तो वक्त बताएगा। आदित्यनाथ, अगर लोग उनके पार्टी के लोग योगी आदित्यनाथ को स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी सच्चाई है कि अब नरेंद्र मोदी को अगर वो एक पैरेलल में खड़ा होना चाहते हैं तो उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि बीजेपी। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इस हफ्ते वॉशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कि एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपने एक कॉलम में, जिसका उन्वान है एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा ये कहती तो रही है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो पोजीशन है, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो बड़ी अहम है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से कोई बहुत खातिर खा फायदा नहीं उठाया। ताहम डॉक्टर मोईद यूसुफ का ये कहना था कि अब दुनिया की जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है उसमें इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं
कि पाकिस्तान बड़ी ताकतों के साथ यानी अमेरिका, रशिया और चाइना से अपने मकासद, अपने बेनिफिट जो है हासिल कर सकता है। डॉक्टर मोईद यूसुफ मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन से और उनसे समझते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ, वेरी वार्म वेलकम टू यू। जी थैंक यू मोहित। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि प्रोफाउंड जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए मोहित, ये इसकी तवक्को तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन पिछले 4-5 माह में अमेरिका की जो सियासी सूरत हाल निकली है और उससे पहले बरतानिया में आपने ब्रेक्सिट का मामला देखा, एक लहर है दुनिया में। और सर्द जंग के वक्त एक बात की जाती थी ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं, उस वक्त सोवियत यूनियन था, अमेरिका था, उनके आपस में कशीदगी, उनके आपस में एक कंपटीशन, वो सर्द जंग के बाद मामला खत्म हो गया। और अब पहली दफा है कि आप दोबारा वो बात सुन रहे हैं कि अमेरिका का जो एक होल्ड है पूरी दुनिया पे, एक हेजेमनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। खास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर आके बात करें कि हम अमेरिका के अंदर के मामलात देखेंगे, अंदरूनी तौर पे हमें दुनिया की क्या पड़ी है, तो उसमें फिर रूस अब आपको नजर आ रहा है। पुतिन साहब जो हैं वो अपने जो उनका इलाका है, अपने सरहदों के आसपास, वो अपनी वहां पे जो है वो हेजेमनी जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है, कोरिया के हवाले से, साउथ चाइना सी के हवाले से। और एक जो बहुत बड़ी इस वक्त जंग कह लीजिए हो रही है, हालांकि उसमें रियासतें उस तरह इन्वॉल्व नहीं है, वो मशरिक वुस्ता में है। आईसिस का मामला है, दैश का, उसमें अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है, जो कोशिश कर रहे हैं कि दैश को खत्म किया जाए। तो अगर आप इन 3-4 बड़ी चीजों को जो आलमी सतह पर हो रही हैं उनको इकट्ठा करें तो आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज नजर आती है। मशरिक वुस्ता का जो सरहदों का किनारा है वो पाकिस्तान के साथ है। साउथ चाइना सी, चीन, हिंदुस्तान, जापान, कोरिया की जो बात है, उसका किनारा एक पाकिस्तान से आके मिलता है। और रूस जो अपने खित्ते में करना चाह रहा है, आप देख रहे हैं रूस अफगानिस्तान में भी अब तालिबान की बातचीत करवाना चाह रहा है वगैरह, उनका भी एक। अच्छा, एक एक करके जरा चीजों पे आ जाए। आपने ये लिखा शुरू में ही अपने कॉलम के कि जो एक ग्लोबल हेजेमनी थी, अमेरिका की हकमियत थी ग्लोबल, उससे दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। अभी आपने कहा कि हम सुनते हैं का क्या मतलब है? मतलब क्या ये एक डन डील है कि हम अब एक यूएस हेजेमनी से मल्टीपोलर मॉडल की तरफ जा रहे हैं? डन डील हो गई है ये? सुनते इसीलिए हैं कि ये डन डील नहीं है। देखिए, बात ये है कि अमेरिका का जो एक खालिस कंट्रोल था सर्द जंग के बाद, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। अगर आप फौजी ताकत देखें अमेरिका की और उसका मुआवजा करें चीन के साथ, रूस के साथ, फिर आप जो इकोनॉमी है वो देखें कि चीन का कितना इन्हिसार है अमेरिका पे और अमेरिका का कितना इन्हिसार है चीन पे, तो ये कोई ओवरनाइट तब्दीली नहीं आ सकती कि अमेरिका की यूनिपोलैरिटी खत्म होके हम उस तरफ चले जाएंगे। होगा ये कि अगली 1-2 दिहाई में चीन, रूस, ये जो बड़े मुमालिक हैं, अपने खित्तों में ये अपनी प्रेजेंस को और जमाएंगे, अपनी हेजेमनी कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आलमी सतह पर अमेरिका जितना भी अंदरूनी तौर पे फोकस करे अपने मुल्क में, उनकी जो एक प्रेजेंस है दुनिया में, वो कम नहीं होने जा रही। या चीन आज भी अगर कोशिश करे अमेरिका को इक्लिप्स करने की, तो वो अगले 2-3 दिहाई तक नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल लेकिन डॉक्टर साहब, एक नई तब्दीली ये भी तो है ना कि इसका जो लेटेस्ट जो इशू है फॉरेन अफेयर्स का, जो ट्रंप के हवाले से है, ट्रंप प्रेसिडेंसी के हवाले से है, उसका पहला ही जो पीस है उसमें ये कहा गया कि जो लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, उनका मॉडल जेफरसोनियन या जैक्सोनियन है। वो कहते हैं कि दुनिया की अमेरिका को परवाह नहीं करनी चाहिए, जो कि कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबल मॉडल था, उससे हट के सारा का सारा फोकस जो है वो अमेरिका की तरफ लाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका खुद ही पीछे हट रहा है ग्लोबल पावर स्टेटस से? देखिए, ये बात बिल्कुल हो रही है अमेरिका में भी, और बहुत देर से ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका चैंपियन है जो ग्लोबल यहाँ पे लिबरल ऑर्डर आज चल रहा है। बात यह है कि अगर अमेरिका ये चाहे भी या अभी कोशिश हो भी रही है, तो अमेरिका की जो अफवाज हैं दुनिया में, देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बजट अपना कांग्रेस को प्रपोज किया है अभी अमेरिका में, उसमें सिर्फ एक इदारा है जिसके अखराजात, जिसका बजट बढ़ रहा है, और वो कोई 50-55 बिलियन डॉलर से बढ़ रहा है, और वो है अमेरिकी फौज। तो ये बात कहना कि अमेरिका दुनिया से विड्रॉ कर लेगा और दुनिया को अपने हाल पे छोड़ देगा, ये इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जेफरसोनियन मॉडल की जब आप बात करते हैं,
तो आज की आलमी मंडी आपस में जुड़ी हुई है। ये नहीं हो सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो अपने आप को टोटली विड्रॉ कर ले और दुनिया में कोई तब्दीली ना आए बड़ी। तो ये आसान है कहना, किसी हद तक होगा भी, वो अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है, लेकिन ये डन डील बिल्कुल नहीं है। एक प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसमें मैं ये कह रहा हूं। अब जो प्रोसेस में एक बड़ी अहम तब्दीली इस खित्ते में ये आ रही है कि रूस और चीन जो है वो अफगानिस्तान के मामले को हल करने में इंटरेस्टेड है। वो चाहते हैं कि तालिबान को, और उसमें किसी हद तक रजामंदी हमें ईरान की भी नजर आ रही है, जो तालिबान का मुखालिफ था, कि किसी तरह से अफगान तालिबान को एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में लाया जाए। दिसंबर की टॉक्स होना, फरवरी की टॉक्स होना, अब अप्रैल में मॉस्को में दोबारा टॉक्स हो रही हैं जिसमें गालिबन अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसकी अहमियत क्या है? अहमियत मोहित आलमी सतह पे है, वो ये कि रूस अब बारहा ये दिखा रहा है कि जहां जहां उसको मौका मिलेगा वो एक लीडरशिप रोल अपनाएगा। अगर अमेरिका का कोई वैक्यूम वहां पे बना है तो वो रूस उसमें आएगा। आपने यूक्रेन में देखा, रूस की बाकी सरहदों पे बारहा रूस ये दिखाना चाह रहा है पुतिन साहब कि मैं अब वो पुराना रूस बनना चाह रहा हूं जो सर जंग के वक्त था। असल में तालिबान के हवाले से इसकी अहमियत कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मौजूदगी के बगैर अफगानिस्तान का मामला हल हो ही नहीं सकता। डॉक्टर मोईद यूसुफ, लेकिन सीरिया के अंदर भी तो रशिया ने और चीन ने आपस में कोऑपरेट किया और उस मामले का हल निकालने की कोशिश की है। आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान में यह मुमकिन हो सकेगा? नहीं, देखिए, अफगानिस्तान में बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा मसला है, और वो ये है कि तालिबान खुद ये कहते हैं कि हम अमेरिका से बात करेंगे। असल हरीफ अमेरिका है, फौजें अमेरिका की हैं। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान में, अमेरिका ही की वजह से तो अफगानिस्तान की हुकूमत चल रही है, रियासत चल रही है। तमाम अखराजात तो अभी भी अमेरिका जो है वो पूरे कर रहा है। तो क्या अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहता? अमेरिका अफगानिस्तान में 16 बरस से बैठा है, मजीद 16 बरस बैठना चाहता है। देखिए, 16 का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस वक्त जो वॉशिंगटन में सोच है उसके मुताबिक यही बात है कि शायद जो पुरानी ओबामा साहब की पॉलिसी थी उसने बहुत सी अनसर्टनिटी क्रिएट की कि शायद अमेरिका जो है वो ये छोड़ के मामला चला जाए। हालांकि अभी अफगानिस्तान का सलामती की तरफ मामला नहीं गया। तो मुझे लगता है कि एक सिग्नल आएगा अमेरिका से। शायद अभी आपने देखा है जनरल निकलसन जो इनके कमांडर हैं, उन्होंने वॉशिंगटन में ये कहा भी कि मुझे 2 से 3,000 ज्यादा अफवाज की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी कोई प्रोसेस में पॉलिसी का जब भी फैसला होगा उसमें ट्रूप नंबर शायद कुछ थोड़ा से बढ़ाया जाए, ये सिग्नल करने के लिए कि अमेरिका यहां से जा नहीं रहा और कमिटेड है अफगानिस्तान के मामले पे। तो लेकिन आपने देखा कि एक अमेरिकन जनरल जो है, जो नेटो के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने सेनेट टेस्टिमनी में ये भी खदशे का इजहार किया कि रूस जो है वो तालिबान की सियासी और शायद सप्लाई की हद तक उनकी मदद भी कर रहा है। ये बात दुरुस्त है। देखिए, रूस और ईरान काफी देर से आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, और उनका इसमें मौकफ ये है कि तालिबान का तो जो मामला है सो है, लेकिन जो दाइश की प्रेजेंस बढ़ रही है अफगानिस्तान में वो सबसे बड़ी थ्रेट है, और हम उसको टैकल करना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो तालिबान को इस्तेमाल करना चाहते हैं दाइश को अफगानिस्तान में खत्म करने। तो अमेरिका ये तो चाहता है कि दाइश वहां से खत्म हो, लेकिन तालिबान जो है, जो इंसर्जेंसी है, वो अमेरिका का बड़ा मामला है। तो रूस और अमेरिका की एक टेंशन अफगानिस्तान पे डेवलप होने जा रही है, और जैसे जैसे ये मुलाकातें रूस कराने की कोशिश कर रहा है, मेरा ख्याल है ये टेंशन कशीदगी और बढ़ेगी अमेरिका और रूस के ताल्लुक में। देखिए, अगर हम नक्शे पे नजर दौड़ाएं और सीपैक को और वन बेल्ट वन रोड को जहन में लाएं तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, उनका इंटरेस्ट है रुपए पैसे का, प्रॉफिट का, ट्रेड का, कि ट्रेड इंटेग्रेशन हो। अगर इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आता तो हमें ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस जो इंस्टेबिलिटी है उससे हिंदुस्तान को फायदा होता है। नहीं, मैं आपको एक फर्क बताता हूँ मोहित। यही मैं अपने जो मैंने इदारिया तहरीर किया उसमें भी मैं यही बात कर रहा था कि इस वक्त एक बहुत बड़ा फर्क है सद जंग से, और वो ये है कि जो मुल्क अपने तमाम अंडे एक ही जगह डालेगा, एक ही पार्टनर पे इन्हिसार करेगा, उसको नुकसान होगा। ये दुनिया इस वक्त इस तरह जुड़ी हुई है कि आपने तमाम बड़ी ताकतों से एक ही वक्त पे अच्छे ताल्लुकात रखने, और वो मौका अब पाकिस्तान को मेरे नजदीक मिला है। अमेरिका भी कहता है पाकिस्तान की चाहता है, लेकिन वो आपने इशारा किया अमेरिका और बरतानिया की तरफ। देखिए, रूस का तो इंटरेस्ट समझ आता है, ईरान का भी समझ आता है सीपैक ओबीआर में। अमेरिका और बरतानिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है सीपैक में? नहीं, देखिए, अगर बात वहां जाती है कि अमेरिका
कोई भी मुल्क इस वक्त ऐसा नहीं है दुनिया में, मैं समझता हूं, जो एक 20 करोड़ अवाम के मुल्क जिसमें जौहरी हथियार मौजूद हैं उसकी सलामती नहीं चाहता। इस तरह कम अज कम कि ये मामला इंस्टेबिलिटी की तरफ ना जाए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क और अमेरिका सरे फहरिस्त उसमें। अगर ये बात दुरुस्त है तो बरतानिया ने तो पहले ही ये बात की है कि हम सीपेक में आना चाहते हैं। अमेरिका में भी बारहा ये बात होती है कि अगर पाकिस्तान की सीपेक से सलामती होती है तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में अब इतनी कशीदगी है, ये दोनों मुल्क खुद से ये नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ये इस पे मौकफ है कि पाकिस्तान लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए ना, कि अगर एक तरफ चीन को खौफ है कि उनका जो ट्रेड रूट है उसको खतरा होता है सिंगापुर के करीब से, जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का है, और हिंदुस्तान की ब्लू नेवी से उनको खतरा है, तो दूसरी तरफ चीन और अमेरिका पार्टनर बन जाए सीपैक में, ये कैसे होगा? देखिए, इसकी मैं आपको बड़ी सादा सी मिसाल देता हूं। आप देख लीजिए सीरिया के मामले को, आप देख लीजिए साउथ चाइना सी के मामले को, आपको ममालिक वो नजर आएंगे जो आपस में कंपीट भी कर रहे हैं लेकिन बुनियादी चीजों पे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अभी आप बात कर रहे हैं रूस और अमेरिका की अफगानिस्तान में, लेकिन पिछले 15 साल रूस और अमेरिका एक ही थे अफगानिस्तान में। दोनों ये चाहते थे कि वहां पे सलामती सूरत हाल निकले। यही मेरा बुनियादी बात है कि हमें अपनी लेंस चेंज करनी है सर जंग से, जिसमें यह कि वो उसका हरीफ है तो मेरा साथी है, उसका साथी है तो मेरा हरीफ है। आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो लोकेशन है, एक दफा जिंदगी में हमेशा कहते रहे हैं लेकिन नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला इस लोकेशन से। आप कोशिश करें अमेरिका, चीन, रूस तमाम को एक पेज पे लाएं कि जी आप अपनी लड़ाइयां लड़ते रहें। चले, अमेरिका को, बरतानिया को तो आप ले आए किसी तरह से, बिकॉज वो बहरहाल फिर भी पॉजिटिव ताकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो वहां बैठा हुआ है उसके तो इस किस्म के रीजनल इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, आप ठीक है, वो बात दुरुस्त है। देखिए, चीन का मैं आपको बताता हूं, जितनी दफा चाइनीज स्कॉलर्स आए हैं, मेरे से कभी मिले हैं, वाशिंगटन आए हैं, वो बारहा ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि सीपेक में सारे शामिल हो जाएं, अमेरिका भी सपोर्ट करे, अमेरिका भी शामिल हो। अगर चीन, रूस, अमेरिका इसकी सपोर्ट करते हैं सीपेक की, पाकिस्तान की सलामती की, तो हिंदुस्तान से अगर कशीदगी आपकी रहती भी है तो आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हिंदुस्तान की आइसोलेट पाकिस्तान पॉलिसी है, जो मोदी साहब खुद कहते हैं वो चाहते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर चीन, अमेरिका, बरतानिया सारे एक पेज पे रूस, पाकिस्तान का कहते हैं कि सीपेक चलना चाहिए, तो आपके लिए इससे बेहतर क्या चीज है कि वो जो आइसोलेशन की बात है वो डेड इन द वुड्स होगी। इससे बड़ी स्ट्रेटेजिक बात क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बहुत ही पते की बात की है कि अगर पाकिस्तान चीन और रूस के साथ साथ अमेरिका और बरतानिया को भी सीपेक की हमायत में खड़ा कर लेता है तो फिर भारत की कुछ भी जियो स्ट्रेटजी हो, अफगानिस्तान के हवाले से किसी किस्म की भी प्रॉक्सी मूव हो, शतरंज की कोई भी चाल हो, वो कामयाब नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।